हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, घर पे पढ़ाई आपकी हो रही होगी, निरंतर चल रही होगी, क्योंकि हमें पता है कि ग्लोबल पेंडेमिक जो हमारे सामने आई हुई है, सिचुएशन है, इसको हमें हैंडल करना है, साथ में हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और बोर्ड एग्जाम तो अभी तो कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या होगा, लेकिन 12th क्लास की एग्जाम होगी। अगर देखें तो मेजर सब्जेक्ट की वो एग्जाम के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस तो मेजर सब्जेक्ट है, तो मान के चलें कि पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जाम होगा। तो हमें अपनी जो पढ़ाई है उसको नहीं छोड़ना है, उसको निरंतर जारी रखना है, कंप्लीटली उसको करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि हमारी मार्किंग इससे बहुत जुड़ी हुई है। अच्छा मौका हमें मिला है हमारा रिवीजन करने का, और एक बार और हम रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं आपको टाइम वेस्ट किए बगैर अगला चैप्टर समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, उसमें साथ साथ आपको चलना है मेरे। अगला जो हमारी यूनिट है, 4th यूनिट है ए की, खंड ए की, और इसमें हमारी 4th यूनिट में है जो चैप्टर हमारा भारतीय राजनीति में उभरते आयाम, कि भारतीय जो राजनीति है उसमें नए नए आयाम क्या हैं, उनका क्या रोल है, वो हमें इसमें दिखाना है, इसमें रीड करना है, याद करना है। उसका पहला जो चैप्टर है हमारा नियोजन एवं विकास, नीति आयोग, नियोजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नीति आयोग। तो ये हमारे लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी के लिए नहीं, आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें की जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो हमें ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना होता है। कई बार आप कहते हो ना कि हमारी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक मार्केट में नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिलती? इसीलिए नहीं मिलती कि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बच्चे करते हैं वो इन किताबों को उठा लेते हैं, इसीलिए हमारे पास अब किताबें हैं और उसे हमें अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ हमारी जब तैयारी हो जाएगी तो समझो हमने एक कंपटीशन का एक चैप्टर तैयार कर लिया है। तो अभी के लिए नहीं, हमें भविष्य के लिए भी इस चैप्टर को अच्छे से याद करना है, अच्छे से देखना है, अपनी किताब की एक एक पॉइंट को नोट करना है, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने हैं। तो हम चलते हैं आगे, हमारा नियोजन एवं विकास नीति आयोग। तो सबसे पहले नियोजन क्या है, हमारा पहला पॉइंट यही है। हम सब जानते हैं कि अपने संसाधनों के लिए, अपने विकास के लिए सब चिंतित रहते हैं। कोई भी राष्ट्र है वो अपने राष्ट्र के विकास के लिए चिंतित होता है। हमें पता है कि हम 1947 में जब स्वतंत्र हुए तो हमारी कंडीशन क्या थी, हम पिछड़े राष्ट्रों की कैटेगरी में थे, हमारा विकास नहीं हो रखा था और हम एक तरह से निचोड़ लिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत। और दूसरा हमने एक और देखा डिवाइड का, हमारा बंटवारा भी हो गया था, बंटवारे के तहत भी हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमें यहाँ तक कुर्सी टेबल तक हमने पाकिस्तान के साथ बांटी थी। तो वो सारी स्थिति हमने फेस की, और फेस करने के बाद जो हमारे पास संसाधन बचे हुए थे उनसे अपना विकास करना था। तो विकास के लिए सबसे पहले हमने योजना बनाने का जो प्रावधान था, पहले इसका काम जो किया था रूस में, कब, कहाँ, रूस में। रूस में देखो 1928 में प्लानिंग बनाई गई थी, किसकी? योजना बनाई गई थी विकास की, कि हमें विकास करना है 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई और उसके आधार पर अपना विकास करना तय किया। 5 साल मतलब 5 इयर्स, क्या प्लानिंग, यानी कि 5 साल के लिए हमें कंप्लीटली एक फॉर्मेट तैयार करना होता है कि हमें 5 साल में क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या विकास करना, किस किस का विकास करना है। तो सबसे पहले 1928 में कहाँ से शुरू हुई? रूस से शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा कि इसका जो हमने ये मॉडल था रूस का, वो हमने लिया हमारे आज़ादी के बाद, और हमने भी योजना बनाने की सोची। लेकिन इससे पहले हमारे भी एक स्थिति आ गई 1934 में। कब? 1934 में विश्वरमैया एक हमारे जो अर्थशास्त्री थे, एक तरह से कह सकते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया यानी कि भारत के इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्लान बनाना, योजना बनाना। तो ये पुस्तक इसका आधार रही, और हमने देखा कि हमने जब प्लान बनाना शुरू किया तो इसमें से भी हमने कंटेंट लिया। तो आगे हम चलते हैं कि नियोजन क्या है। अब हमारा मुद्दा आता है, अगर हमारा क्वेश्चन आता है ये, तो नियोजन क्या है? तो क्या है नियोजन? सोच समझकर बनाई गई रणनीति। कैसी नीति? रणनीति, जिससे अपने देश का विकास किया जा सके। तो वो क्या हो गई? योजना, नियोजन। तो नियोजन हमारे समझ में आ गया कि प्लान क्या है, व्हाट इज प्लानिंग। तो कि प्लानिंग मीन्स सोच समझकर बनाई गई
रणनीति। तो हमें ये पता चल गया। अगला जो हमारा पॉइंट था, नियोजन क्यों, व्हाई प्लानिंग। हमने नियोजन क्या है ये समझ में आ गया। हमने भी सुना है कि ये हमारी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1 नंबर की पुस्तक के लिए हमारे आ सकता है ये कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी है, किसने लिखी, तो विश्व रमैया ने लिखी। तो अगला हमारा जो पॉइंट था, व्हाई प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग हम सब जानते हैं, अपने जो संसाधन होते हैं उनका समुचित उपयोग लेना, जिनसे हम अधिक से अधिक अपना विकास कर सकें, ये हमारा होता है प्लान। तो प्लान में सबसे पहले हमारा जो है पॉइंट, ये हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर दोनों क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्वेश्चन। हमें याद रखना है इसको कि प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, क्या कारण है, क्या रीजन है कि जिसके कारण हमें प्लान करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो संसाधन है उनका समुचित उपयोग लेना। जब तक हम हमारे संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं लेंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते, चाहे वो कैसे ही है। हम जानते हैं कि हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी, फिर भी हम जितने हमारे पास संसाधन है उनसे हम अपना अधिक से अधिक विकास करें। अगला हमारा जो था, बेरोजगारी को दूर करना। सबसे पहले देखो नियोजन का क्या मतलब होता है। नियोजन का मतलब होता है अपने देश का विकास करना, और विकास कब होगा, जब सब लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से, जरूरत की बेसिक जो उनकी क्वारीज हैं वो पूरी हो जाएं, यानी कि जो उनकी बेसिक जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं। और वो जब होंगे जब हम अपने देश से बेरोजगारी को दूर करेंगे। तो प्लान बनाने का मतलब दूसरा यही है कि बेरोजगारी को दूर करना, ताकि देश से बेरोजगारी खत्म हो और हर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तीसरा हम जो देखते हैं, सुसुप्त प्रतिभा को जागृत करना, यानी कि कौशल विकास। आज जो हमारा एक पॉइंट चला हुआ है कौशल विकास, कौशल विकास केंद्र भी खुले हुए हैं मोदी सरकार ने जो खोले हैं। इनका मतलब यही है कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई प्रतिभा होती है, और वो कैसी होती है, सुसुप्त होती है। तो जागृत करने का अवसर मिलना चाहिए उनको। हम देखते हैं कि कई बार एक सरकारी स्कूल का बच्चा जो हिंदी मीडियम का होता है IAS अफसर बन जाता है, तो हम क्या कहते हैं, वाह क्या कमाल कर दिया। उसमें प्रतिभा थी लेकिन उसको कोई निखारने वाला मिला, कोई गवर्नमेंट टीचर मिला या कोई उसके पेरेंट्स मिले, उसको निखारा और निखारने के बाद उसको वहां तक पहुंचाया। इसी प्रकार हर व्यक्ति में क्या होती है, अपने आप में एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट को बाहर निकालना। ये कौशल का काम कौशल विकास केंद्र जो हमारे कर रहे हैं, तो उनकी सुसुप्त प्रतिभा यानी कि सोई हुई प्रतिभा को जागृत करना, ये भी विकास का एक कारण है। तभी विकास होगा जब हर व्यक्ति की जो उसकी प्रतिभा है उसको बाहर ला करके उसको यूज लिया जाएगा, ताकि देश का विकास हो सके। अगला हमारा पॉइंट रहेगा, संपूर्ण राष्ट्र का विकास। योजना किसके लिए बनाई जाती है, एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाई जाती, एक राज्य के लिए नहीं बनाई जाएगी, पूरे देश के लिए बनाई जाएगी, सभी के विकास के लिए बनाई जाएगी। तो नियोजन का दूसरा, तीसरा, चौथा रीजन यही होगा। पहला हमारा हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा रीजन हमारा क्या रहेगा कि संपूर्ण राष्ट्र का विकास करना। जब तक राष्ट्र का पूरे का विकास नहीं होगा, एक भी अगर राज्य छूट जाता है, एक भी अगर क्षेत्र छूट जाता है, तो वो विकास देश नहीं कर पाता है। इसलिए नियोजन का चौथा जो हमारा कारण है, रीजन है, वो यही है कि पूरे भारत का या पूरे राष्ट्र का, कोई भी राष्ट्र अपना पूरा विकास करे, संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्लानिंग बनाई जाए और वो विकास हो। अगला है राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता। सभी जानते हैं आत्मनिर्भरता क्या होती है, स्वयं पर निर्भर होना। हम देखते हैं पुराने इतिहास को, जब हम देखते हैं तो वहाँ जरूरतें जो थी एक गांव के अंदर ही सबकी पूरी हो जाती थी। कैसे, एक के पास दूसरे एक चीज है, दूसरे के पास दूसरी चीज है, तो आपस में एक दूसरे से लेकर अपनी जरूरतें वहीं गांव तक सीमित हो जाती और वो पूरी हो जाती, क्योंकि उनकी जरूरतें ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो सीमित थी। लेकिन आज जरूरतें क्या हैं, ज्यादा हैं, बढ़ चुकी हैं। तो जो राष्ट्र होते हैं दूसरे देशों पर निर्भर भी होते हैं। कई बार हमें देखते हैं कि हमारे यहाँ जो चीज नहीं होती हमें दूसरे राष्ट्रों से मंगवानी पड़ती है। तो इसके लिए अपने देश को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना, कि हमें दूसरे देश से जो हमारी इकोनॉमी है बाहर ना जाए, इसके लिए अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना और यही ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना, ताकि भारत के जो करेंसी है भारत में ही रहे, भारत का जो धन है बाहर ना जाए। तो इसलिए राष्ट्र को जो आत्मनिर्भरता बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना, उसको स्वयं को डेवलप करना, स्वयं का विकास करना, ये प्लान का एक रीजन है। अगला हमारा है जन कल्याण के कार्यों को करना।
हमें पता है आज जो स्थिति है कैसी है, कल्याणकारी राज्य की। कैसा राज्य? कल्याणकारी राज्य। प्रजातंत्र में जो कल्याणकारी राज्य है उसका जो विकास होगा वो तभी होगा जब राष्ट्र, जब सरकार जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगी, और जनता के कल्याण के कार्य करेगी तो वो अपना नियोजन का हिस्सा बनाएगी। तो नियोजन का एक रीजन ये भी है कि जनता के, हम देखते हैं कि आज कौशल केंद्र खोले गए हैं। क्यों खोले गए हैं? कि जनता के कल्याण के लिए, जनता की जो सुषुप्त अवस्था है उनको जागृत करना। सरकार नए नए छात्रवृत्ति निकालती है, हमें नई नई खोज, प्रतिभा खोज के लिए, टैलेंट सर्च के लिए इनके लिए एग्जाम भी कराती हैं, ताकि जो बच्चा टैलेंटेड है लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि वो कर नहीं सकता, आगे नहीं आ सकता इकोनॉमी की वजह से, तो सरकार उनका सहयोग करती है। हमें पता है कि एजुकेशन के लिए सरकार लोन भी देती। क्यों देती? ताकि उसकी प्रतिभा का विकास हो सके और बच्चा अपना विकास कर सके, ताकि वो देश के काम आ सके। तो जन कल्याण हम देखते हैं मनरेगा। मनरेगा सबने सुन रखा होगा, महात्मा गांधी गारंटी योजना आयोग, मनरेगा। पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी गारंटी योजना आयोग। तो इसके तहत क्या है कि इसके तहत ये है कि जो जिन व्यक्तियों को कार्य नहीं मिलता उनको सरकार क्या करेगी? 100 दिन का कार्य देगी, 100 दिन का रोजगार देगी। ये कब? 2005 में आया था ये मनरेगा का। तो 100 दिन का कार्य देगी, यानी कि बेरोजगार व्यक्ति है उसको 100 दिन का कार्य देगी, ताकि उसका अपना बेसिक जरूरतें है वो पूरी हो, रोजगार मिलता रहे, बेरोजगारी दूर हो। जब नहीं दे पाती है तो सरकार उसका क्या करेगी? भत्ता देगी। तो ये सारी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं ये सरकार द्वारा की जा रही हैं। किस लिए? ताकि योजना हो, प्लानिंग हो, उसके आधार पर देश का विकास हो। अगला जो हमारा है, अच्छा नियोजन राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक। समृद्धि मानते हैं, डेवलप, इसका प्रतीक। जब अच्छा नियोजन होगा, अच्छा नियोजन मतलब जब प्लानिंग एक गुड फेथ में होगी, एक बढ़िया प्लान होगा, उसके आधार पर तो हम राष्ट्र का क्या कर सकते हैं? उसको समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, उसको विकास कर सकते हैं, उसका अच्छा डेवलप कर सकते हैं। हम देखते हैं रूस ने भी अपना कितना विकास करा हुआ है, डेवलप कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी अपने विकास कर रखा है। तो इस आधार पर थोड़े संसाधनों का उचित उपयोग लेते हुए राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक अच्छा योजना बनाना, ये ही नियोजन की बढ़िया क्वालिटी है। तभी वो नियोजन सफल होगा जब किसी भी नियोजन से राष्ट्र की समृद्धि होगी। राष्ट्र की समृद्धि में हमें पता है क्या क्या होगा? रोजगार मिलेगा लोगों को, तभी तो हम राष्ट्र की समृद्धि कहलाएगा। रोजगार मिलेगा, उसके बाद जन कल्याण की भावनाएं होंगी, जन कल्याण होगा, सभी लोगों को जो विकास की दर है वो ऊंची जाएगी, विकास बढ़ेगा। और जब व्यक्ति का विकास होगा और जब ये सारी चीजें होंगी तो राष्ट्र क्या होगा? स्वतः ही समृद्धि की ओर बढ़ेगा। तो नियोजन जो होगा, एक अच्छा नियोजन जो होगा, अच्छी प्लानिंग होगी, जो गुड प्लानिंग होगी, उसके आधार पर राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र समृद्धि की ओर बढ़ेगा। नियोजन का विकास से संबंध, अगला जो हमारा पॉइंट है, नियोजन का विकास से संबंध, यानी कि क्या है नियोजन का विकास से संबंध? हम सीधे जानते हैं, नियोजन मतलब योजना बनाना, सोच समझ कर रणनीति तैयार करना, ताकि देश के जो सीमित संसाधन है उनको समुचित उपयोग लिया जा सके, समुचित प्रयोग करते हुए उस देश का विकास किया जा सके, हर व्यक्ति को उस विकास की धारा में लाया जा सके, ताकि कोई गरीब ना रहे, सभी अपनी बेसिक जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति कर सके। तो इसका विकास से क्या संबंध है? जब नियोजन होगा, योजना बनेगी, तभी तो एक देश का विकास होगा। हमने देखा रूस ने 1928 में जो अपना प्लानिंग बनाई थी 5 साल की, और उसी के थ्रू हमने भी अपना योजना बनाई थी। अब भारत में आता है योजना का, तो भारत ने कब बनाई? 1950 में। 1950 में भारत ने योजना आयोग का गठन किया। किसका? योजना आयोग का गठन किया, जिसको आज हम नीति आयोग कह सकते हैं, वो आगे मैं तुम्हें समझाऊंगी। तो हम सबसे पहले हमने 1950 में भारत ने योजना आयोग का गठन किया। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्था है, और ये विधि द्वारा बनी गई है।
विधि द्वारा बनाई गई। गैर संवैधानिक संस्था कैसे है? जिस संस्था का, जिस आयोग का संविधान में वर्णन होता है उसको हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। कैसी? संवैधानिक संस्था। जैसे चुनाव आयोग है। लेकिन जिस संस्था का, जिस योजना का, जिस आयोग का संविधान में वर्णन नहीं होता उसे हम गैर संवैधानिक योजना कहते हैं और समय के अनुसार उसका विकास किया जाता है, उसको बनाया जाता है। किसके आधार पर? विधि के आधार पर, कानून के आधार पर। तो ये कैसी है? गैर संवैधानिक योजना। इसको फटाफट नोट आउट कीजिए, उसके बाद अगला पॉइंट मैं तुम्हें नीति आयोग का समझाऊंगी। अगला हमारा पॉइंट रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग, सबसे पहले हमने देखा योजना आयोग का गठन 1950 में भारत सरकार ने किया। एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग का गठन हुआ। इसके लिए 5 साल के लिए योजनाएं बनी गई। हर 5 साल के लिए प्लान बनाई गई और उसके आधार पर विकास किया गया कि 5 साल में भारत सरकार को क्या क्या विकास के मुद्दे रखने हैं, किस पे कितना खर्च करना। जैसे हमारा पहला जो था जिसपे सबसे ज्यादा खर्च किया गया था, कृषि। किस पर किया गया था? कृषि पर। पहले जो हमारी योजना थी उसमें कृषि पर सबसे ज्यादा व्यय किया गया था। उसके बाद दूसरी जो थी उसमें उद्योग पर। जैसे तो ऐसे जिसपे जो भी विषय कमजोर नजर आता गया उसमें विकास के लिए उस ज्यादा पैसा लगाया गया। तो ये हमारी योजना आयोग 5 साल की थी। इसको हटा करके जनवरी 2015 में एक इसी का नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम दे दिया गया नीति आयोग। नीति का NITI पूरा इसका नाम है। N से हम लेंगे नेशनल, I से लेंगे हम इंस्टीट्यूशंस और T से लेंगे हम ट्रांसफॉर्मिंग और I से फिर लेंगे हम इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो ये नीति आयोग का हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन पड़ता है कि नीति आयोग का पूरा नाम बताइए। तो हम दोनों में बता सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। हमें नंबर जरूर मिलेंगे 1 नंबर का जब हमारा आता है। तो सबसे पहले नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया गया। एक तरह से योजना आयोग का नाम बदल करके उसको क्या कर दिया गया? नीति आयोग। समझ में आ गया? इसको सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। क्योंकि इसका रीजन यही है कि जो भारत की जो बौद्धिक संपदाएं हैं, यानी कि बौद्धिक जो है उनका सोच विचार का गठन किया जाए, उनके विचारों से, यानी कि उनके विचारों से भारत का विकास किया जाए। क्योंकि जितनी हम बौद्धिक संपदाओं का इस्तेमाल करेंगे, उनके विचार आएंगे, उनके विचारों से जो विकास होगा वही तो हमें आगे लेके जाएगा। एक तरह से इसको क्या कहा गया? थिंक टैंक। किसका? सरकार का। अगला हम जो देखते हैं हमारा पॉइंट, तो हमारे पास नीति आयोग का ध्यान आ गया कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसका हमारा है, ये सरकार का एक थिंक टैंक है हमारे लिए। दो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसका कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। तो ये हमारे 3 चीज इसमें इंपॉर्टेंट है 1-1 नंबर के लिए। आगे हम आते हैं नीति आयोग के गठन के आधार। क्या है इस नीति आयोग के गठन के आधार? किस लिए इसका गठन किया गया? सबसे पहले राज्यों की भूमिका निर्वहन करना, यानी कि जब भी राष्ट्र का विकास होगा, जब हम राज्यों को साथ लेकर के चलेंगे तो विकास दुगना हो जाएगा। सभी राष्ट्रों की भूमिका इसमें होनी चाहिए और सभी राज्यों की भूमिका इस विकास में होनी चाहिए। और जब सब राज्य मिलकर के अपने पूरे देश का विकास करेंगे तो पूरा विकास स्वतः ही हो जाएगा। राज्य के सभी जो हमारे इसका गठन आएगा, इसमें जो सदस्य रहेंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो इसके सदस्य हैं, तो वो हम बताएंगे बाद में। तो विकास में राज्यों की भूमिका का इस्तेमाल करना, क्योंकि जब तक राज्य अपने लिए विकास नहीं करेंगे तब तक देश उनका विकास नहीं कर सकता। अगला, बौद्धिक संपदा का दोहन करना। अभी मैंने बौद्धिक संपदा क्या होती है? जो इंटेलिजेंट वर्ग होता है, जो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल करना, उनसे आइडियाज लेना, उनसे विकास के नीति बनवाना, निर्माण करवाना, ताकि उस बौद्धिक संपदा से, उस इंटेलिजेंसी से देश का विकास हो सके और उसमें उनका योगदान
हो सके। जब कोई एक व्यक्ति योजना बनाएगा तो क्या योजना सफल होगी? नहीं होगी। जब सब पूरा राष्ट्र के साथ चलेगा और जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो अपने आइडियाज देंगे और उस आइडियाज पर अमल किया जाएगा तो स्वतः ही देश का विकास होगा। तो सेकंड हमारा जो नीति आयोग के गठन का कारण था वो क्या था? बौद्धिक संपदा का दोहन करना। तीसरा है विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र व राज्यों का सहयोग करना। भाई राष्ट्र अगर मानते हैं योजना आयोग का जो 5 साल की प्लानिंग होती थी वो राष्ट्र बनाता, देश बनाता, भारत सरकार बनाती, लेकिन इसके साथ साथ जब राज्यों को इसमें सम्मिलित करेंगे और राष्ट्र और राज्य दोनों का आपस में सहयोग होगा तो विकास क्या होगा? दुगना हो जाएगा। तो जब राज्य राष्ट्र के साथ हाथ मिला के चलेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे तो राष्ट्र का विकास होगा। तो नीति आयोग का तीसरा जो लक्ष्य था क्या था? आधार जो था कि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र व राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। आगे आते हैं हम नीति आयोग के उद्देश्य। लगभग हमारे उद्देश्य यही रहेंगे, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि उद्देश्य में भी हमारा 1 नंबर, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये हमारे 2 नंबर में आ सकता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी हमें याद करना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि विकास में राज्यों की भूमिका होनी चाहिए, बौद्धिक संपदा का दोहन होना चाहिए, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य राष्ट्र का सहयोग होना चाहिए। उसके बाद हमने उद्देश्य में देखा सक्रिय भागीदारी के साथ विकास। सक्रिय भागीदारी किसकी? राज्यों की। राज्यों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ये नहीं कि निष्क्रिय भागीदारी हो, सक्रिय भागीदारी हो और उसके साथ साथ विकास हो। तो ये इसका उद्देश्य है कि सभी राज्य आपस में आए, जुड़े, अपना विकास में, राष्ट्र के विकास में भागीदारी दे। तो ये इसका उद्देश्य है। सेकंड नंबर, राज्यों का संरचनात्मक सहयोग। संरचनात्मक मतलब हर तरीके से सहयोग प्राप्त करना। हम जानते हैं कि किसी राज्य के पास कौन सी व्यवस्थाएं होती है, किसी राज्य के पास कौन सी व्यवस्था, सभी राज्यों को एक जगह इकट्ठा कर और उसकी संरचना तैयार कर और फिर देश का विकास करना। तो इसका ये सेकंड उद्देश्य रहेगा। तीसरा हमारा ग्राम स्तर पर योजना। हमें पता है कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। भारत की आत्मा जो है गांव में है और उस जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, ये मान के हम चलना चाहिए। इसीलिए नीति आयोग का जो उद्देश्य था, इंपॉर्टेंट उद्देश्य जो था कि गांव स्तर पर योजनाएं बनाना ताकि साथ साथ उनका विकास हो सके। हम देखते हैं कि हमारे जो सड़कों का विकास आज गांव में हर जगह लाइट भी पहुंचा चुकी है। सरकार का एक टारगेट था कि हर गांव को ऊर्जा देना, यानी कि लाइट पहुंचाना, तो हर देश को रोशन करना, हर राज्य के गांव को रोशन करना, ये सरकार की योजना में था। तो नीति आयोग का ये उद्देश्य रहा कि जो योजनाएं बने वो ग्राम लेवल की हो, यानी कि गांव का विकास साथ साथ चलता रहे। क्योंकि हमें देखते हैं कि जो गांव से लोग उठ करके आते हैं, शहरों पर बर्डन पड़ जाता है और गांव खाली हो जाता है। तो गांव का जब तक हम विकास नहीं करेंगे तब तक ये शहरीकरण की व्यवस्था भी नहीं रुकेगी और हमारे देश का विकास भी नहीं होगा। अगला हमारा जो चौथा है उद्देश्य इसका, आर्थिक कार्यों में नीति के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा। आर्थिक कार्य नीति के साथ, यानी हमें पता है योजना किसके लिए सबसे ज्यादा बनाई जाती है? आर्थिक विकास के लिए, डेवलप के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक दूसरा बिंदु भी ध्यान हमें इंपॉर्टेंट है जो हमारे देश के लिए भी है कि वो क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। जब तक हम अपने देश की सुरक्षा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को कवर नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे इस आर्थिक विकास का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब भी ऐसी राष्ट्रीय असुरक्षा होगी तो हमारा आर्थिक विकास किया हुआ भी तहस नहस हो जाएगा। तो इसलिए राष्ट्रीय आर्थिक कार्य के साथ साथ, आर्थिक व्यवस्थाओं के साथ, आर्थिक योजना के साथ साथ, आर्थिक डेवलप के लिए, इकोनॉमी डेवलप के लिए के साथ साथ हमें राष्ट्र की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। ये इसका उद्देश्य है। अगला है समाज के निम्न वर्ग का विकास। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है हमारा, अब तक जो योजनाएं बनी पूरे विकास को, पूरे राज्य को लेकर बनी और एक जाति के आधार पर विकास को लेकर के योजनाएं बनी। लेकिन अब जो नीति आयोग का लक्ष्य है वो क्या है? आर्थिक आधार लेना। कैसा आधार लेना? आर्थिक आधार लेना। यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसका अर्थ बिल्कुल कमजोर है, जिसको अपनी बेसिक जरूरतें वो पूरी नहीं कर सकता, उनका विकास करना। जैसे हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस किसके लिए बनाया गया? स्वर्ण कास्ट के लिए। नाम तो स्वर्ण कास्ट हो गया। पहले जो योजनाएं बनती थी एक जाति को लेकर के, निम्न जातियों को लेकर के, उनका सहयोग करने के लिए, उनको विकास करने के लिए, उनका आरक्षण दिया गया, उनकी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन जो स्वर्ण जाति में जन्म ले रखा है, लेकिन है क्या?
आर्थिक रूप से कमजोर, उसको खाने का लिए 2 टाइम का खाना अगर उसको नहीं मिलता है तो उसकी स्वर्ण जाति उसके क्या काम आएगी। तो नीति आयोग का अगला जो उद्देश्य है इसका यही है कि जो आर्थिक विकास किया जाए वो निम्न यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसका विकास किया जाए। अगला सुशासन तथा सतत न्याय, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब किसी देश का शासन अच्छा होगा तो वहां का विकास तो स्वतः ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए नीति आयोग का एक ये भी उद्देश्य है कि हमारे देश का शासन कैसा होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, सुचारू रूप से होना चाहिए, जिसमें पारदर्शिता हो, नौकरशाही ना हो, उसकी तानाशाही ना हो। नौकरशाही तो हो लेकिन उसकी तानाशाही ना हो। सरकार जो भी कार्य करे उसमें पारदर्शिता हो, दिखाया जाए, जनता को समझाया जाए कि तुम्हारे विकास के लिए कार्य हो रहा है। और सतत न्याय, कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जिसको न्याय ना मिले। तो सतत न्याय और सुशासन ये 2 इसके उद्देश्य इंपॉर्टेंट है इसके नीति आयोग के। तो हमें ये जो हमारे नीति आयोग के उद्देश्य हमारे ध्यान आगे होंगे, सक्रिय भागीदारी विकास में राज्यों का संरचनात्मक सहयोग मिलना चाहिए, ग्राम स्तर पर योजना बननी चाहिए, आर्थिक कार्यनीति साथ होनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का होना चाहिए, समाज के जो पिछड़ा वर्ग है आर्थिक रूप से उसका विकास होना चाहिए और सतत न्याय हमें मिलना चाहिए। अब आते हम नीति आयोग का गठन। इसकी काउंसिल में कौन होते हैं? अध्यक्ष। अध्यक्ष सबको पता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है इसमें? प्रधानमंत्री। अभी जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। इसके सदस्य होते हैं, गवर्निंग परिषद होती है और उसे हम काउंसिलिंग भी कह सकते हैं। और इसमें कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के क्या होते हैं? सभी राज्यों के क्या होंगे इसमें? मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री होंगे और राज्यों के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। हमें ध्यान होना चाहिए कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, वहां के जो मुख्यमंत्री होती हैं वो उसमें होंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके राज्यपाल भी इस गवर्निंग परिषद में होंगे, यानी कि काउंसिल में होंगे। इसके बाद आता है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें मतलब 2 राज्यों की आपस कॉमन जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर के एक क्षेत्र परिषद बनती है, उस क्षेत्र विशेष को लेकर के परिषदें बनती हैं। तो ये इसका बनाई गई है किसी एक क्षेत्र की, यानी कि जैसे 2 राज्य हैं या 3 राज्य हैं उनके आपस में जो कॉमन समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट करना, उनका विकास करना, उनको उसका हल निकालना और उसके लिए एक परिषद का निर्माण करना, ये इसके तहत बनाई गई है। इसको फटाफट नोट आउट कीजिए। इसके बाद हम थोड़े से हमारे जो 2-3 और पॉइंट हैं जिसको हम अभी बताएंगे, जैसे इसके उपाध्यक्ष हैं, ये हम अभी अगले इसको फटाफट नोट करें, उसके बाद लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके पूर्णकालिक अधिकारी पदाधिकारी, जिसमें उपाध्यक्ष होगा एक, इसका उपाध्यक्ष होगा जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त। इसके बाद इसके 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, 2 होंगे पूर्णकालिक सदस्य। कितने होंगे इसके? 2 होंगे। फिर आंशिक सदस्य भी होंगे इसके, वो भी कितने होंगे? 2 होंगे, जो बौद्धिक संपदा से संबंधित होंगे, यानी कि बुद्धि के अपने विषय के विशेषज्ञ होंगे, जानकार होंगे। पदेन सदस्य होंगे इसके मंत्रिपरिषद में से 4 होंगे, वो जो जिनको क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। मंत्रिपरिषद में से 4 ऐसे पदेन सदस्य इसके होंगे। इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे, जो कैसे स्तर के होंगे? सचिव स्तर के होते हैं, जो कि आईएएस अधिकारी के लेवल के होते हैं, वही होते हैं और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो कहलाते हैं। अगला एक इसका सचिवालय होगा, जहां इसका कार्य होगा, एक तरह से इसका केंद्र होगा। तो ये सारे हमारे इसके नीति आयोग के गठन में आधार होंगे, या नीति आयोग के गठन का एक हिस्सा होंगे। इस आधार पर हमने आज जो चैप्टर था हमारा, जो 4th यूनिट का चैप्टर 1
नियोजन एवं विकास नीति आयोग, जिसको हमने अच्छे से रीड कर लिया है, याद कर लिया है, इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने तुम्हें बता दी, उनको याद कर लेना। उनसे बाहर कुछ भी आपके चैप्टर में से नहीं आएगा। दैट्स राइट। ये आप याद रखना, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।